हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल टीचिंग कैंपस में। तो जैसा कि हम सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं, आज हमारा सब्जेक्ट है हिंदी लैंग्वेज, जो कि 7 फरवरी 2026 को शिफ्ट 2 में आया हुआ था। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कहता है फर्स्ट कि बच्चों में मातृभाषा के विकास को सामान्यतः किस रूप में देखा जाता है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भाषा अधिगम, सेकंड भाषा आत्मसातीकरण, थर्ड अमूर्त भाषा विकास, फोर्थ ऑप्शन इज भाषा अर्जन, जो कि हमारा सही ऑप्शन है। भाषा अर्जन की अगर हम बात करें तो यह बच्चों में अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने परिवारजनों से, या यूँ कहें तो अपने माता पिता, अपने भाई बहन और अपने दादा दादी, जो भी उनके परिवार के लोग हों, उनकी बातों, उनकी भाषाओं को सुन के वो जो भाषा सीख लेते हैं अपनी मातृभाषा, वो होता है भाषा अर्जन। ठीक है, इसके लिए कोई नियम या कोई व्याकरण सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। बच्चा तो अभी छोटा है, अभी वो जो सुनेगा वही सीख पाएगा ना, तो ये होता है उसका मातृभाषा, इसे कहते हैं भाषा अर्जन। ठीक है, अगर भाषा अधिगम की बात करें तो इसमें हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसमें हमें रूल्स बताए जाते हैं, उनके नियम, उसी के अकॉर्डिंग हम भाषा को बोलना सीखते हैं। ठीक है, इसे हम सेकेंडरी या द्वितीयक भाषा भी कहते हैं, या इसे टारगेट लैंग्वेज भी कहते हैं, द्वितीयक भाषा। ठीक है, भाषा आत्मसातीकरण होता है कि पहले से जो हमें भाषा आती है उसमें और अन्य कोई भाषा मिक्स करके हम जो बोलते हैं। तो अभी बच्चा छोटा है, उसे तो कोई पहले से कोई भाषा तो आती नहीं है, अभी वो तो सीख रहा है धीरे धीरे ना, तो हमारा आत्मसातीकरण भी सही नहीं होगा, भाषा अधिगम भी सही नहीं होगा, आत्मसातीकरण भी सही नहीं होगा। अमूर्त भाषा विकास, तो बच्चा अभी अभी इतना छोटा है और अभी तो वो अमूर्त चीज़ों को सोच ही नहीं सकता, तो फिर वो भाषा कैसे सीख सकता है। तो हमारा ये भी ऑप्शन सही नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक सक्रिय श्रोता तुरंत किस बारे में समझ बना लेता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक सक्रिय श्रोता तुरंत किस बारे में समझ बना लेता है। ऑप्शन देखिए तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है वक्ता क्या कहने का प्रयास कर रहा है, सेकंड ऑप्शन है दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है, थर्ड ऑप्शन है वक्ता क्या कहना चाहता है, फोर्थ ऑप्शन है वक्ता के कथन में निहित तर्क। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि वक्ता क्या कहना चाहता है। अगर हम एक सक्रिय श्रोता की बात करें तो वो केवल शब्दों को ही नहीं सुनता, बल्कि वह वक्ता के जो छिपे हुए भाव हैं और उसका जो मुख्य संदेश है और उसका जो वास्तविक उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से वह बता रहा है किसी बात को, उसको समझने की कोशिश करता है। इसलिए वह तुरंत समझ जाता है कि वक्ता का मूल तात्पर्य क्या है, वह कहना क्या चाहता है। तो इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें वक्ता क्या कहने का प्रयास कर रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यह केवल एक सतही स्तर पर समझ को दर्शाता है। ठीक है, ये सक्रिय श्रवण में जो भी होता है उसे पूरी तरह से समझ को स्पष्ट नहीं कर पाता। ठीक, सेकेंड ऑप्शन की बात करें दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है, तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ की बात करें वक्ता के कथन में निहित तर्क, तो ये भी गलत है, क्योंकि इसे उसके तर्क को समझना, उसका विश्लेषण करना, जो कि एक मानसिक प्रक्रिया है, ये सही नहीं हो पाती है। ठीक है, उस तुक्केबाजी करने का टाइप हो जाएगा, तो ये हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चले। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा में काव्य पढ़ाने के लिए अध्यापक ने सबसे पहले कविता पाठ किया, तत्पश्चात शिक्षार्थियों को समूह कार्य में शामिल किया। एक समूह ने कविता की थीम लिखी, दूसरे समूह ने मुख्य पात्र को वर्णित करने के लिए चित्र बनाया और तीसरे समूह ने सारांश लिखा।
इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो ऑप्शंस को देखते हैं। कक्षा में सभी विद्यार्थियों को शामिल करना। सेकंड ऑप्शन है शिक्षार्थियों को विविध योग्यताओं और रुचियों को पोषित करना, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, शिक्षार्थियों को आकलन के लिए तैयार करना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। फोर्थ कह रहा है शिक्षार्थियों का ध्यान भंग करना, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें काव्य पढ़ाने के लिए अध्यापक ने सबसे पहले कविता पाठ किया, तत्पश्चात विद्यार्थियों को समूह कार्य में शामिल किया। एक समूह ने कविता की थीम लिखी, दूसरे समूह ने मुख्य पात्र को वर्णित करने के लिए चित्र बनाया और दूसरे समूह ने सारांश लिखा। तो इस तरह यहाँ पे भिन्न भिन्न गतिविधियाँ करवाई जा रही हैं, जैसा कि किसी से थीम लिखवाया जा रहा है, किसी से मुख्य पात्र को वर्णित करने के लिए कहा जा रहा है, और किसी से चित्र बनाना और सारांश को लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे शिक्षार्थियों की विविध योग्यताओं और उनकी रुचियों को पोषित किया जा रहा है, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसी कक्षा जिसमें द्वितीय भाषा का पठन होता है, एक प्रकार से बहुविध भाषाओं का जमावड़ा है, इस प्रकार की कक्षा में अध्यापक की भूमिका क्या होगी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यही है और ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, अपेक्षित कौशलों के विकास के लिए विद्यार्थियों को सुविधाजनक परिवेश देना। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है, विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री का सारांश और सरलीकृत रूप देना। थर्ड ऑप्शन है, विद्यार्थियों को स्व व्याख्यायित टिप्पणियाँ देना। फोर्थ ऑप्शन है, पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को विविध प्रकार के कार्यों वाली वर्कशीट देना। तो अगर हम चारों ऑप्शन को देखें तो उसमें सबसे सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, जो कह रहा है कि अपेक्षित कौशलों के विकास के लिए विद्यार्थियों को सुविधाजनक परिवेश देना। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऐसी कक्षा जिसमें द्वितीय भाषा का पठन होता है, ऐसे एक प्रकार से बहुविध भाषाओं का जमावड़ा है, यानी यहाँ पे बहुभाषी कक्षा की बात हो रही है। ठीक है, तो बहुभाषी कक्षा में जो शिक्षक का जो मुख्य भूमिका होता है वह एक फैसिलिटेटर का होता है, जिसका मतलब होता है कि सुविधा प्रदाता। तो इसका अर्थ होता है कि वह बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट दे, ऐसा परिवेश दे जिसमें वो भय मुक्त रहें और एक अच्छा एनवायरनमेंट दे बच्चों को, जिससे वो अपनी कौशल का विकास कर सकें। ठीक है, चाहे वो भाषाई कौशल हो, चाहे वो लिखने का कौशल हो या सोचने का कौशल हो। ठीक है, तो इस तरह से उनका कौशलों का विकास हो सके। अगर और भी ऑप्शंस की बात करें तो ये सब जो कह रहे हैं, ऑप्शन सेकंड कह रहा है कि विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री का सारांश और सरलीकृत रूप देना। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये टीचर सेंटर्ड हो जाएगा, यानी शिक्षक केंद्रित हो जाएगा, जबकि हमारा नया एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है, जिसमें बच्चा एक्टिव रहे। ठीक है, और शिक्षक एक फैसिलिटेटर होता है, सुविधादाता होता है, जो उसे एक अच्छा एनवायरनमेंट दे, अच्छा परिवेश दे, जिससे बच्चा ग्रो कर सके। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ये हमारा बाल केंद्रित शिक्षा बाल केंद्रित दृष्टिकोण के बारे में बात करता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन की बात करें, विद्यार्थियों को स्व व्याख्यायित देना, तो एक तरीके से ये रटंत विद्या हो जाएगा, जो कि सही नहीं होती है। फोर्थ ऑप्शन की बात करें, पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को विविध प्रकार के कार्यों वाली वर्कशीट देना, तो एक तरीके का यह एक पाठ्यक्रम को पूरा करने वाली बात हो जाएगी, जो कि सही नहीं है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आपने एक ऐसा परीक्षा पत्र बनाया है जिसके द्वारा आप अपेक्षा करते हैं कि शिक्षार्थी काल, रूप, योजक, कारक और विशेषणों का सही प्रयोग बता पाए। आपने इस परीक्षा पत्र में किस उपागम का प्रयोग किया है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है अप्रत्यक्ष व्याकरण परीक्षण,
तो ये हमारा गलत ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है मिश्रित व्याकरण कार्य, तो ये भी गलत ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है समेकित व्याकरण परीक्षण, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। समेकित मीन सबको मिला के यहाँ पे ऐसा परीक्षा पत्र बनाया जा रहा है जिसके द्वारा आप अपेक्षा करते हैं कि शिक्षार्थी काल रूप, योजक, कारक और विशेषण का सही प्रयोग बता पाए। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा जिसमें समेकित व्याकरण परीक्षण की बात हो रही है। फोर्थ ऑप्शन है प्रत्यक्ष व्याकरण परीक्षण, तो ये हमारा गलत ऑप्शन हो। ठीक है, अगर हम अप्रत्यक्ष व्याकरण परीक्षण की बात करें तो ये कहता है कि व्याकरण की जांच किसी कहानी या संचार के माध्यम से छिपे हुए रूप में की जाती है। इसमें नियम का सीधे प्रयोग नहीं किया जाता, सीधे नियम का प्रयोग नहीं है। ठीक है, मिश्रित व्याकरण की बात करें तो इसमें व्याकरण के साथ साथ अन्य कौशल का भी मिश्रण होता है। ठीक है, इसमें कोई मानक परीक्षण उपागम नहीं है। तो हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा समेकित व्याकरण परीक्षण। ठीक है, इसमें व्याकरण को पठन और श्रवण कौशल के साथ मिलाकर जांचा जाता है। ठीक है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, बच्चे अपनी शुरुआती अवस्था में दीवार, फर्श और कॉपियों में आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं। भाषा अधिगम में इस चरण को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं उद्गामी साक्षरता, सेकंड ऑप्शन है लेखन कौशल, थर्ड है लेखा चित्र विकास, फोर है कीरम काटे या स्क्रिबलिंग। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि है उद्गामी साक्षरता। उद्गामी साक्षरता की बात करें तो ये कहता है कि इसमें बच्चे के पढ़ने और लिखने से पहले जो उनके अनुभव होते हैं वो शामिल होते हैं। ठीक है, अभी तो बच्चा छोटा है तो उसके जो भी अनुभव होंगे वो यहाँ पे शामिल होते हैं जो उनके उद्गामी साक्षरता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लेखन कौशल की बात करें तो बच्चा यहाँ पे अर्थपूर्ण अक्षरों और शब्दों का निर्माण करने लगता है। ठीक है, अभी यहाँ पे जैसा क्वेश्चन में अगर बात करें तो यहाँ पे शुरुआती अवस्था में दीवार, फर्श और कॉपियों में आड़ी तिरछी सिर्फ रेखाएं वो बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लेखन कौशल की बात करें, जब बच्चा थोड़ा कुछ जानकार समझदार हो जाएगा तब वो अच्छे से कोई भी बात सही तरीके से लिख पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा शुरुआती अवस्था की बात नहीं हो रही है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेखा चित्र विकास की बात करें तो ये ग्राफिक्स या ड्राइंग से रिलेटेड है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। स्क्रिबलिंग भी हमारा सही ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण किसकी पारस्परिक निर्भरता पर बल देता है? ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन फर्स्ट है भाषा और संवाद, सेकंड है भाषा और व्यवहार, थर्ड है भाषा और मनोविज्ञान, फोर्थ है भाषा और संप्रेषण। तो हमारा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा और संप्रेषण। जैसा कि यहाँ पे संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण की बात हो रही है, तो यहाँ पे भाषा और संप्रेषण हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम संप्रेषणात्मक भाषा की बात करें तो इसे कहते हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, जिसका मुख्य सिद्धांत होता है कि भाषा का अस्तित्व और उसका शिक्षण मुख्य रूप से कम्युनिकेशन के लिए ही हो, मतलब कि भाषा संप्रेषण के लिए ही हो। यहाँ पे भाषा और संप्रेषण का एक अटूट पारस्परिक निर्भरता पर ये बल देता है। ठीक है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। संवाद की बात करें, यहाँ पे भाषा और संवाद की बात करें तो ये एक हिस्सा होता है संप्रेषण का एक हिस्सा होता है जिसमें लिखित, मौखिक और सांकेतिक सभी रूप शामिल होते हैं। ठीक है, अगर हम व्यवहार की बात करें तो ये एक व्यवहारवाद का हिस्सा होता है। ठीक है, मनोविज्ञान की बात करें तो ये भाषा और मनोविज्ञान का एक संबंध को दर्शाता है, जिसे मनोभाषा विज्ञान कहते हैं।
ठीक है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएँ तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया के उपाख्यानात्मक अभिलेख रखना चाहते हैं। इस उद्देश्य हेतु आपको किसका प्रयोग करना चाहिए? ठीक है, ऑप्शंस देखें तो हमारा पहला ऑप्शन है परियोजना तकनीक, दूसरा ऑप्शन है मौखिक तकनीक, तीसरा ऑप्शन है अवलोकन तकनीक, फोर्थ ऑप्शन है प्रदत्त कार्य तकनीक। तो जैसा कि यहाँ पे उपाख्यानात्मक अभिलेख की बात हो रही है, तो इसके लिए हमारा अवलोकन तकनीक प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे उपाख्यानात्मक अभिलेख की बात करें तो जिसे हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी कहते हैं, इसके लिए क्या होता है कि शिक्षक द्वारा कक्षा के भीतर या बाहर जो बच्चे हैं उनके व्यवहार और उनके अधिगम घटनाओं का लिखित विवरण रखना होता है, लिखित विवरण होता है। तो इसको तैयार करने के लिए जो होता है शिक्षक को निरंतर बच्चे का अवलोकन करना पड़ता है, जिसके लिए हमारा अवलोकन तकनीक यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम परियोजना तकनीक की बात करें तो ये सिर्फ एक छात्रों को किसी विषय पर गहराई से काम करने के लिए दी जाती है। यह शिक्षक के डायरी लेखन या अभिलेख का साधन नहीं होता है। ठीक है, मौखिक तकनीक की बात करें तो ये सिर्फ बोलने और सुनने से संबंधित है। ठीक है, प्रदत्त कार्य तकनीक की बात करें तो ये बच्चों को घर या कक्षा में करने के लिए दिया गया कार्य होता है, जैसे होमवर्क या क्लास वर्क। यह कोई शिक्षक का अभिलेख उपकरण नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्याकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, व्याकरण नियमों का समूह प्रस्तुत करता है जिन्हें व्याकरण में लाने से पहले कंठस्थ करना चाहिए। तो यहाँ पे कंठस्थ वर्ड जो है ये हमारा नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन की बात करें, व्याकरण भाषाओं की व्यवस्था है जो हमारे वाचन और लेखन कौशलों को परिष्कृत करता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है, विदेशी भाषा के अधिगम में व्याकरण की कोई भूमिका नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है, व्याकरण का ज्ञान वाक में प्रवाह लाने में मदद करता है। तो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जो कहता है कि हमारे वाचन और लेखन कौशलों को परिष्कृत करती है व्याकरण भाषा की व्यवस्था। ठीक है, पहला ऑप्शन तो पहले गलत है, यहाँ पे कंठस्थ करना लिखा है जिसमें रटने की बात की जा रही है, तो ये हमारा ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा। अगर थर्ड की बात करें, विदेशी भाषा के अधिगम में व्याकरण की कोई भूमिका नहीं है, तो ये हमारा गलत है, क्योंकि विदेशी भाषा को सीखने के लिए हमें व्याकरण की ज़रूरत होती है, यानी व्याकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन की बात करें, व्याकरण का ज्ञान वाक में प्रवाह लाने में मदद करता है, तो ये हमारा गलत ऑप्शन है। इसका मतलब होता है कि व्याकरण का ज्ञान मुख्य रूप से सटीकता लाता है। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसे शिशु और छोटी आयु के बच्चे जिनके परिवेश में आपस में संवाद करने यानी कि भाषा संबंधी अनुभव के अवसर नहीं होते, उनका भाषाई विकास गंभीर रूप से बाधित होता है। ये बाधाएं या कमी अनुत्क्रमणीय हैं जिन्हें पलटा न जा सके। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली इस व्याख्या को समर्थित करती है? ऑप्शंस की बात करें तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे विकास की संवेदनशील अवस्था, सेकेंड ऑप्शन है सामाजिक भाषिक, थर्ड ऑप्शन है अर्थ तत्व यानी सिमेंटिक्स, फोर्थ ऑप्शन है सहजवाद यानी नेटिविज्म। तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कह रहा है कि विकास की संवेदनशील अवस्था। जैसा कि हमें पता है कि 0 से 5 साल को संवेदनशील की अवस्था कहा जाता है, माना जाता है, क्योंकि इस दौरान बच्चे को भाषाई परिवेश नहीं मिलता है
तो उनके मस्तिष्क में जो है भाषा का विकास अस्थायी रूप से बाधित होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन की बात करें सामाजिक भाषिक, तो इसका अर्थ होता है कि समाज और भाषा के संबंधों का अध्ययन होता है इसमें। ठीक है, अर्थ तत्व की बात करें तो यहाँ पे मीनिंग से रिलेटेड है ये। सहजवाद की बात करें तो ये चॉम्स्की का सिद्धांत है, जिसके अनुसार बच्चे भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षण किस प्रकार होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को लिखित प्रदत्त कार्य करवाकर। सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थियों को नियमों को कंठस्थ कराने के लिए प्रोत्साहित करके। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों को पर्याप्त प्रदत्त कार्य देकर। फोर्थ ऑप्शन है संदर्भ में अभ्यास करने के अवसर देकर। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो शिक्षार्थियों को लिखित प्रदत्त कार्य करवाकर, तो ये एक तरीके से रटवाने का कार्य हो जाएगा, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड की बात करें तो ये हमारा कंठस्थ करने के लिए कह रहा है, यानी फिर से रटने के लिए बात कर रहा है, तो ये हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। फिर थर्ड ऑप्शन की बात करें शिक्षार्थियों को पर्याप्त प्रदत्त कार्य देकर, यानी उन्हें होमवर्क क्लास वर्क देकर, तो ये हमारा ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन बचा जो कि कह रहा है संदर्भ में अभ्यास करने के अवसर देकर, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आप अपनी कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित करना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है अपनी कक्षा में भाषा प्रयोगशाला की स्थापना करनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन है अभिभावकों को भाषा खेल व गतिविधियाँ खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है ऐसे अवसर सृजित करने चाहिए जहाँ भाषा दिखाई दे, संज्ञान में आए और शिक्षार्थियों द्वारा प्रयोग की जाए। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों को कक्षा में संप्रेषण के समय केवल अंग्रेजी का प्रयोग करने के प्रोत्साहित करें। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अवसर दिया जा रहा है बच्चों को, जहाँ पे वे सृजित कर सके अपनी भाषा, अपने संज्ञान और अपने प्रयोग को। ठीक है, तो इस तरह हमारा इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम और भी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे प्रयोगशाला की स्थापना करनी चाहिए, तो इससे क्या ही होगा ना। प्रयोगशाला एक जो है वो तकनीकी सुविधा है, इसमें पूरी कक्षा का दैनिक परिवेश तो वो बना नहीं पाएगा, तो इसलिए हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। अभिभावकों को भाषा खेल व गतिविधियाँ खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये हमारा भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन की बात करें शिक्षार्थियों को कक्षा में संप्रेषण के लिए केवल अंग्रेजी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये तो गलत बात है। केवल अंग्रेजी के हमें तो नहीं करना है प्रोत्साहन, तो ये गलत हो जाएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय भाषा अधिगम के सिद्धांत में अर्जन, अवलोकन, स्वाभाविक, निवेश प्रधान, परिकल्पना जैसी शब्दावली किसने दी है। तो ये शब्दावलियाँ जो दी हैं वो स्टीफन क्रेशन ने दी हैं। जैसा कि स्टीफन क्रेशन की अगर हम बात करें तो इन्होंने सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए सिद्धांत दिया था, जिसे कहते हैं द्वितीय भाषा अधिग्रहण। तो इसके लिए इन्होंने बात की, जिसमें इन्होंने 5 परिकल्पनाएं दी थी। ठीक है, जो कि था अर्जन, अवलोकन, स्वाभाविक, निवेश प्रधान जैसी परिकल्पना इसी के अंतर्गत आती हैं, जो कि स्टीफन क्रेशन ने दी थी। ठीक है, अगर स्टीवन पिंकर की बात करें तो ये एक मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने विशिष्ट शब्दावली की कोई बात नहीं की है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, चॉम्स्की की बात करें तो इन्होंने LED दिया था, जो कि एक डिवाइस है।
ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और अगर हम वाइगोत्स्की की बात करें तो ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर बात करते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं SCL, सोशियो कल्चरल लैंग्वेज। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ग्रेडिंग और क्रम में अंतर्निहित है? तो ऑप्शंस देखें, श्रेणीकरण, आदत निर्माण, स्वाभाविक मार्ग का अनुपालन, नियंत्रित शब्दावली। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि कहता है श्रेणीकरण। श्रेणीकरण की बात करें तो ये कहता है कि पाठ्यक्रम या सामग्री को शिक्षार्थी के मानसिक स्तर के अनुसार उचित क्रम में डिवाइड करना, डिवीज़न। बच्चों के उनके मानसिक स्तर के अनुसार उचित क्रम में बांटना। ठीक है, जैसे कोई वाक्य है तो उसे सीधे हम किसी बच्चे को वाक्य बताना है तो सीधे उसे वाक्य बताएंगे तो वो उतना अच्छे से नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर हम वाक्य को तोड़ के बताएं, जैसे कि सब ध्वनियाँ होती हैं, सबसे छोटी यूनिट उसकी ध्वनि होती है, कई ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनते हैं, फिर कई शब्दों को अगर हम मिलाएंगे तब हमारा बन जाएगा वाक्य। तो इस तरह से बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये हमारा श्रेणीकरण में आता है, जैसा हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। आदत निर्माण की बात करें तो आदत निर्माण एक तरीके से दोहराव पर बल देगा, यानी कि वो रटंत वाली ही क्रिया हो जाएगी, तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्वाभाविक मार्ग का अनुपालन, तो यह ग्रेडिंग या क्रम में अंतर्निहित करने से डिफरेंट है ये, तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। नियंत्रित शब्दावली की बात करें तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आपके संज्ञान में यह बात आई कि आपके विद्यार्थियों को लक्ष्य भाषा के कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए और उन्हें अनुकरण करने व प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि कौन सी है? ठीक है, ऑप्शंस को देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, सेकंड ऑप्शन है श्रव्य भाषिक विधि, थर्ड ऑप्शन है व्याकरण अनुवाद विधि, फोर्थ ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि आपके संज्ञान में बात आई कि आपके विद्यार्थियों को लक्ष्य भाषा के कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए, उन्हें अनुकरण करने व प्रतिक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पे अनुकरण और प्रतिक्रिया के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी होगी? तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि हमारा है श्रव्य भाषिक विधि, या इसे कहते हैं ऑडियोलिंगुअल मेथड। ठीक है, अगर ऑडियोलिंगुअल मेथड की बात करें या श्रव्य भाषिक विधि की बात करें तो ये सीधे अनुकरण और प्रतिक्रिया के द्वारा ही सीखा जाता है। ठीक है, सामने कोई टीचर कोई पोएम गा रही है, फिर बच्चे भी उसको कॉपी करें। ठीक है, यानी उसे सुने और उसको दोहराएं, तो हमारा होता है श्रव्य भाषिक विधि। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण की अगर बात करें तो ये पूरा बातचीत पर केंद्रित होता है, यानी कम्युनिकेशन बेस्ड होता है। ठीक, और अगर व्याकरण अनुवाद विधि की बात करें तो इसमें लक्ष्य भाषा का मातृभाषा में अनुवाद किया जाता है, इसमें पढ़ने लिखने पर जोर होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि की बात करें तो इसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता और इसमें लक्ष्य भाषा यानी टारगेट लैंग्वेज को सीधे बातचीत के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 136 to 142 क्वेश्चन जो है वो एक पैसेज पर बेस्ड है, जिसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम अपने क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, गद्यांश को पढ़ते हैं।
तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। आज हमारी दुनिया नई पुरानी पढ़ी लिखी अनपढ़ दुनिया भी इन्हीं प्लास्टिक की थैलियों को लेकर एक अंतहीन यात्रा पर निकल पड़ी है। छोटे बड़े बाजार, देसी विदेशी दुकानें हमारे हाथों में प्लास्टिक की थैली थमा देती हैं। हम इन थैलियों को लेकर घर आते हैं। कुछ घरों में के आते ही कचरे में फेंक दी जाती हैं, तो कुछ साधारण घरों में कुछ दिन लपेटकर संभाल कर रख दी जाती हैं, फिर किसी और दिन कचरे में डालने के लिए इस तरह आज नहीं तो कल कचरे में फेंक दी गई इन थैलियों को फिर हवा ले उड़ती है और एक अंतहीन यात्रा पर, ठीक है, फिर यह हल्का कचरा ज़मीन पर उड़ते हुए नदी नालों में पहुंचकर बहने लगता है और फिर वहां से बहते बहते समुद्र में। यहाँ भी एक और अंतहीन यात्रा शुरू हो जाती है। खोज करने वालों ने इस प्लास्टिक की समुद्री यात्रा को भी समझने की कोशिश की है। उन्हें यह जानकर अचरज हुआ कि हमारे घरों से निकला यह प्लास्टिक का कचरा अब समुद्रों में भी खूब बड़े बड़े ढेर की तरह तैर रहा है, न कि ज़मीन पर गलता है, सड़ता है, न समुद्र में ही। यह प्लास्टिक तो आत्मा की तरह अजर अमर है। प्लास्टिक के फैलते पसरते व्यवहार को कई देशों ने, कई समाजों ने अपनी अपनी तरह से रोकने के कई प्रयत्न किए हैं। कुछ देशों ने इस पर प्लास्टिक टैक्स लगाकर देखा है। ऐसा टैक्स लगते ही खपत में एकदम गिरावट भी देखी गई है। कहीं कहीं इन पर सीधे प्रतिबंध भी लगाया गया है। इसके बदले फिर अखबार, कागज़, कपड़े की थैलियाँ, लिफाफे भी चलन में आए हैं। दुकानों से घर तक चीज़ें लाने का माध्यम इतनी कम उम्र का क्यों हो, वह चिरंजीव क्यों ना बने। प्लास्टिक के कारण अब ऐसे सवाल भी हमारे मन में नहीं उठ पाते। ठीक है, ये हमारा गद्यांश था। अब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए इस गद्यांश का, तो कह रहा है कि प्लास्टिक के अजर अमर होने का सही आशय है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, यह ज़मीन पर या पानी में गलता व सड़ता नहीं है, या समुद्र में तैरता है, यह हवा में उड़ता है, या नदी नालों से बहकर समुद्र में पहुँचता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि यह पानी पर या पानी में या ज़मीन पर या पानी में गलता व सड़ता नहीं है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है कि घर तक चीज़ें लाने का माध्यम होना चाहिए। अल्पायु, अजर अमर, प्लास्टिक का या चिरंजीव, तो हमारा चिरंजीव सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे आए तो कह रहा है प्लास्टिक का उपयोग कम करने का उपाय नहीं है। पहला है प्रतिबंध लगाना, दूसरा है प्लास्टिक की थैली का बार बार प्रयोग करना, थर्ड है कपड़े के थैले का प्रयोग करना, और फोर्थ है टैक्स लगाना। तो यहाँ पे कम करने का उपाय नहीं है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। प्लास्टिक का उपयोग है वो कम करना, यानी प्लास्टिक की थैली का बार बार प्रयोग करना, ये कम करने का उपाय नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भिन्न शब्द पहचानिए। यहाँ पे शब्द हैं थैलियों, आंकड़ों, पहाड़ों, समाजों। ठीक है, तो इसमें से हमें भिन्न शब्द पहचानना है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा, थैलियों, क्योंकि यहाँ पे थैली एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, अगर बाकी ऑप्शन की बात करें, जैसे आंकड़ों, पहाड़ों, समाजों, तो यहाँ पे जो आंकड़ों है यह हमारा पुल्लिंग है। पहाड़ों की बात करें तो ये भी हमारा पुल्लिंग हो जाता है। समाज की बात करें तो ये भी हमारा पुल्लिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। गिरावट एक संज्ञा है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक और गणनीय। तो गिरावट एक संज्ञा है, ये हमारा भाववाचक है, इसमें भाव है गिरावट का। ठीक है, गिरावट शब्द की अगर बात करें तो ये किसी व्यक्ति, वस्तु या जाति का नाम न होकर एक अवस्था या भाव का बोध करा रही है। ठीक है, इसलिए हमारी ये भाववाचक संज्ञा है।
अगले क्वेश्चन की बात करें, प्लास्टिक की थैलियों की यात्रा को अंतहीन क्यों कहा गया है। ऑप्शंस देखें, हम थैलियाँ घर लेकर आते हैं। सेकंड ऑप्शन है हम कचरे में थैलियाँ फेंक देते हैं। थर्ड है कचरे में फेंकी थैलियों को हवा उड़ाकर ले जाती है। फोर्थ है हम थैलियों को संभाल कर रखते हैं। तो जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था गद्यांश में कि जो थैलियाँ होती हैं वो कचरे में फेंक दी जाती हैं, फिर उसके बाद थैलियों को हवा उड़ाकर ले जाती है, फिर उसके बाद वो नदी नालों में पहुँचते हैं और अंत में वो समुद्र में तैरती रहती हैं, इसलिए वह अंतहीन बन जाती हैं। तो इस तरह हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, कचरे में फेंकी थैलियों को हवा उड़ाकर ले जाती है, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्लास्टिक की समुद्री यात्रा देखकर आश्चर्य क्यों हुआ। या ठीक है, तो ऑप्शंस है हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्लास्टिक अजर अमर है। ऑप्शन नंबर सेकंड समुद्र में चारों ओर प्लास्टिक की थैलियाँ थी। ऑप्शन नंबर थर्ड घरों का प्लास्टिक कचरा समुद्र में तैर रहा था। ऑप्शन नंबर फोर समुद्र में प्लास्टिक सड़ गया था। तो जैसा कि हमें पता है कि प्लास्टिक सड़ता नहीं है, तो ये हमारा गलत ऑप्शन है, यानी हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि घरों का प्लास्टिक कचरा समुद्र में तैर रहा था, जैसा कि ऊपर गद्यांश में बताया गया है। ठीक है, तो ये हमारा एक गद्यांश कंप्लीट हुआ। अब हम अगले गद्यांश की ओर चलते हैं। हमारा अगला गद्यांश है जिसमें 143 टू 150 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इस गद्यांश को पढ़ के हमें उसका आंसर करना है। तो चलिए गद्यांश को एक बार पढ़ते हैं। चिंपांजी की बुद्धि शक्ति पर वैज्ञानिकों को भी कभी संदेह नहीं रहा। जिन लोगों ने घर पर चिंपैंजी पाले उन्होंने देखा है कि जन्म के बाद 2-1 वर्षों में चिंपैंजी के बच्चे मानव शिशुओं से अधिक तेज़ी से नई बातें सीख जाते हैं। हाँ, जब मानव शिशु बोलना सीख जाता है वह चिंपैंजी से तेज़ी से आगे निकलने लगता है। सूंस और चिंपैंजी की बुद्धि शक्ति की तुलना करना अति कठिन है, क्योंकि इस तरह के दो अत्यंत भिन्न जीवों पर तुलनात्मक प्रयोग कर पाना लगभग असंभव होता है। इस तरह की कठिनाइयाँ इसी तरह के अन्य प्रयोगों में भी आती हैं। उदाहरण के लिए भूल भुलैया में सही मार्ग खोज निकालना तथा मेज पर रखी 3 वस्तुओं में अटपटी वस्तु को चुन निकालना एक सी बुद्धि शक्ति के प्रमाण हैं। एक बात से प्रायः सभी विज्ञानी सहमत हैं कि पशुओं में स्तनपायियों का बुद्धिमत्ता पर लगभग एकाधिकार है। औजारों का प्रयोग करना भी बुद्धिमानी का एक चिन्ह है। गालापागोस द्वीप का एक कठफोड़वा कैक्टस की डंडी से वृक्षों की दरार अथवा छिद्र से कीड़े मकोड़े निकालकर खाता है। कुछ लोग कौवे और उसके भाई बंदों को भी बहुत नंबर देते हैं। शिकारी की बंदूक की पहुंच से दूर रहने की कला कौवा बखूबी जानता है। और कुछ वैज्ञानिकों का यह ख्याल है कि काग और तोते में मनुष्य की बोली के चंद शब्द सीखने की जो क्षमता है वह केवल आनुवंशिक क्षमता नहीं बल्कि बुद्धि शक्ति का प्रमाण है। कुछ लोग हाथी को सबसे बुद्धिमान जीव मानते हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है कि प्राणी संज्ञा का रूप है। ठीक है, ऑप्शंस देखें तो पहला ऑप्शन है पुल्लिंग बहुवचन तिर्यक, सेकंड ऑप्शन है पुल्लिंग बहुवचन सामान्य, थर्ड ऑप्शन है स्त्रीलिंग बहुवचन सामान्य, फोर्थ ऑप्शन है स्त्रीलिंग बहुवचन तिर्यक। तो यहाँ पे ये प्राणियों जो कि प्राणी संज्ञा का रूप है इसके बारे में पूछ रहा है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या बहुवचन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राणी के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो प्राणी की अगर हम बात करें तो ये हमारा पुल्लिंग होता है। ठीक है, अगर हम इसका बहुवचन बनाएं तो ये हमारा हो जाता है प्राणियों। ठीक है, तो जैसा कि हम यहाँ पे देखें कि प्राणी हमारा पुल्लिंग शब्द है। अगर हम इसके ऑप्शंस को देखें तो पहले दूसरे में पुल्लिंग। ठीक है, थर्ड और फोर्थ की बात करें तो यहाँ पे स्त्रीलिंग जो कि गलत ऑप्शन है। फोर्थ की बात करें तो स्त्रीलिंग, ये भी गलत। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये बहुवचन तिर्यक और बहुवचन सामान्य क्या होता है। ठीक है, एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि ये प्राणी पुल्लिंग है। ठीक है, तो अब हम बहुवचन तिर्यक को देखते हैं कि ये होता क्या है। अगर हम बहुवचन तिर्यक की बात करें
तो हमारे हिंदी व्याकरण में जब किसी संज्ञा शब्द के साथ कारक चिन्ह, ठीक है, कारक चिन्ह के बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। कारक चिन्ह का प्रयोग होता है तो वह अपने मूल रूप से बदलकर तिर्यक रूप धारण कर लेता है, ठीक है, कर लेता है। तो ये हमारा होता है बहुवचन तिर्यक। उदाहरण देखें, उदाहरण की बात करें तो जैसे अगर हम देखें कि लड़का, ठीक है, लड़का का बहुवचन तिर्यक क्या होगा, तो अगर हम इसका बहुवचन, लड़का का बहुवचन हो जाएगा लड़के, और इसमें अगर हम ऐड कर दें, यहाँ पे बात हो रही है संज्ञा शब्द के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग हो, ठीक है। कारक चिन्ह क्या होता है, जैसे कि लड़के ने, ठीक है, लड़के ने, लड़के को, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ने को ये हमारा हो जाएगा कारक चिन्ह, ठीक है, ये हमारा हो गया तिर्यक, बहुवचन तिर्यक। तो यहाँ पे अगर हम प्राणियों की बात करें तो ये हमारा बन सकता है, जैसे कि प्राणी से बन जाएगा, जैसे कि प्राणियों ने, प्राणियों को, ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्राणी का बहुवचन तिर्यक पॉसिबल है बनना, ठीक है। अगर हम बहुवचन सामान्य की बात करें कि ये बहुवचन सामान्य क्यों नहीं रहा, तो सामान्य बहुवचन की अगर हम बात करें तो प्राणी का सामान्य बहुवचन प्राणी ही होता है, ठीक है। इसमें ओ लग जाने से यह तिर्यक रूप में बदल गया, तो इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि है पुल्लिंग बहुवचन तिर्यक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि गद्यांश के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है प्राणियों में स्तनपायी पशुओं का बुद्धिमत्ता पर एकाधिकार है। दूसरा ऑप्शन है दो तरह के प्राणियों पर तुलनात्मक प्रयोग करना आसान है। थर्ड ऑप्शन है औजारों का प्रयोग करना मूर्खता की निशानी है। फोर्थ ऑप्शन है चिंपैंजी की बुद्धि शक्ति संदेह के घेरे में रही है। जैसा कि हम ऊपर गद्यांश में पढ़े थे कि प्राणियों में स्तनपायी पशुओं का बुद्धिमत्ता पर एकाधिकार है, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि गद्यांश के अनुसार बुद्धिमत्ता का प्रमाण नहीं है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट भिन्न वस्तु की पहचान करना। सेकेंड ऑप्शन है तोते द्वारा भाषा के कुछ शब्द सीखना। थर्ड ऑप्शन है किसी धुन अथवा ताल पर नृत्य करना। फोर्थ ऑप्शन है भूल भुलैया में सही मार्ग खोजना। तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सही, किसी धुन अथवा ताल पर नृत्य करना, जो कि बुद्धिमत्ता का प्रमाण नहीं है गद्यांश के अनुसार, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गद्यांश में वर्णित बुद्धिमान प्राणियों का समूह नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है सूंस तोता कौआ। सेकंड ऑप्शन है सूंस हाथी बंदर। थर्ड ऑप्शन चिंपैंजी तोता काग। फोर्थ ऑप्शन है चिंपैंजी सूंस हाथी। तो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि है सूंस हाथी बंदर। ये वर्णित बुद्धिमान प्राणियों का समूह नहीं है। अगर अन्य ऑप्शन की बात करें जैसे सूंस तोता कौआ, तो इसका गद्यांश में वर्णन मिलता है कि ये बुद्धिमानी के संदर्भ में आते हैं। यहाँ पे सूंस की बात करें तो ये डॉल्फिन है, ठीक है। अगर थर्ड की बात करें चिंपैंजी तोता काग, तो इसके बारे में बात की गई है गद्यांश में। और फोर्थ की बात करें चिंपैंजी सूंस हाथी, तो इसके बारे में बात की गई है कि ये भी बुद्धिमान प्राणियों के समूह में आते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौवे और तोते का भाषा सीख लेना उनकी क्या है। तो पहला ऑप्शन है बौद्धिक शक्ति का प्रमाण है। सेकंड ऑप्शन है नकल कर सीखने का प्रमाण है। और थर्ड ऑप्शन है सहज वृत्ति है।
फोर्थ ऑप्शन है आनुवांशिक क्षमता है। तो कौवे और तोते का भाषा सीख लेना एक बौद्धिक शक्ति का प्रमाण होता है, जैसा कि गद्यांश में बताया गया है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शिशु बुद्धिमत्ता में चिंपैंजी के शिशु से कब आगे निकलता है? पहला ऑप्शन है जब वो लिखना सीख लेता है, सेकंड ऑप्शन है जब वो पैदल चलने लगता है, थर्ड ऑप्शन है जब वो बोलना सीख लेता है, फोर्थ ऑप्शन है जब वो पैदा होता है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जब वो बच्चा बोलना सीख लेता है तो वह चिंपैंजी के शिशु से आगे निकल जाता है, जैसा कि ऊपर गद्यांश में बताया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हाथी के पर्याय हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हस्ती गज वनराज, सेकंड ऑप्शन है गज हस्ती कुंज, थर्ड ऑप्शन है कुंजरू हस्ती गज, फोर्थ ऑप्शन है वनराज हस्ती कुंज। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि कुंजरू हस्ती और गज है। ठीक है, और भी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हस्ती तो हाथी का हो गया, गज भी हाथी का हो गया, लेकिन यहाँ पे वनराज की बात करें तो ये शेर का पर्यायवाची होता है। ठीक है, इसी तरह अगर सेकंड की बात करें ऑप्शन की तो गज मीन्स हाथी हो गया, लेकिन यहाँ पे जो कुंज होता है वह लताओं या वृक्षों से घिरा हुआ स्थान जो होता है वो होता है कुंज। ठीक है, जबकि हाथी का पर्यायवाची होता है कुंजरू। उसी तरह अगर फोर्थ की बात करें तो ये भी वनराज मतलब कि शेर हस्ती कुंज, तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि अत्यंत का संधि विच्छेद है। ठीक है, तो अगर हम अत्यंत का संधि विच्छेद करते हैं, अत्यंत, तो ये हमारा होता है अति धन अंत। ठीक है, जो हमारा पहला ऑप्शन है, जो कि सही ऑप्शन है। अगर हम इसमें संधि की बात करें तो यहाँ यड़ संधि है। ठीक है, क्योंकि अगर यड़ संधि के नियम की बात करें तो यड़ संधि में जो ह्रस्व ई होता है या दीर्घ ई होता है, उसमें कोई असमान स्वर जैसे कि अ आए तो ये आधा, इसका ई का आधा परिवर्तन य में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो त है उसमें जब ई और अ का मेल हुआ तो ये त्य बन गया। ठीक है, जिससे बना अति धन अंत, यानी कि अत्यंत। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज के सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।